हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड। देखिए, यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ने वाला है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है। इलास्टिसिटी के अंदर आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड क्या क्या कुछ अपने डेरिवेशंस हैं, वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो इलास्टिसिटी को जानने से पहले हमें सॉलिड के बारे में समझना होगा। सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं। सॉलिड या ठोस क्या है स्टूडेंट, इसको समझिए। देखिए, सॉलिड हम किसको बोलते हैं, ऐसे मैटर जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, यानी अणु, आयन और जो है हमारे पास परमाणु हो सकते हैं। ये मैं आप लोगों को एक सॉलिड के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट है इनका। अब इनके बीच में जो आकर्षण बल है, सॉलिड किसको बोलते हैं, जिनके ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इनके बीच के आकर्षण बल को स्प्रिंग से शो कर दीजिए, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी हम एक सॉलिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप ये बॉल दिखा दीजिए, ये बॉल है, उनको स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया है। सॉलिड में भी इसी तरीके से एटम, अब ये बॉल को क्या समझेंगे, एटम्स, परमाणु, ये सॉलिड के अंदर इस तरीके से जुड़े हुए। तो सॉलिड वो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कणों, यानी कण में अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो उन पदार्थ को, उन मटेरियल को सॉलिड्स बोलते हैं। दोज मटेरियल in which attraction force between particles, particles क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। in which attraction force between particle, molecule, atom, ions is very large। अब वेरी लार्ज की बात हो रही है तो इसका मतलब हम किसी के साथ में इसका कंपेयर कर रहे हैं तो उसी के कंपैरिजन में लार्ज होगा। तो ये किससे लार्ज हो रहा है, वेरी लार्ज कंपैरिजन टू गैस और लिक्विड। यानी ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो गैसों और द्रवों की तुलना में बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड्स बोलते हैं, यानी कि ठोस बोलते हैं। तो आप एक सॉलिड को, एक ठोस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये समझें कि ये बॉल जो हमने बनाई है, जिसको हमने स्प्रिंग के साथ जोड़ा है, तो ये सॉलिड के एटम्स हैं, आयन्स हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। तो ये इनके बीच में स्प्रिंग लगाया। स्प्रिंग का मतलब अगर ये अणु डिस्टर्ब करोगे, इसको हिलाओगे, तो ये भी हिलेगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, इस अणु को वापस लेके आने की कोशिश, क्योंकि ये हिलेगा तो इसको छोड़ दोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इसने इसको बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से बांध रखा है। तो स्प्रिंग में ऐसे ही होता है कि दो बॉल्स हैं, उसको स्प्रिंग के साथ जोड़ा है, अगर आपने इस बॉल को डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो ये बॉल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, ये आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो सॉलिड्स के कणों के बीच में भी क्या लगता है स्टूडेंट, अट्रैक्शन फोर्स, और बहुत ज्यादा वाला अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे फोर्स जिसको किसी सॉलिड के ऊपर अगर हम लगाएं, ऐसे फोर्स जिसको किसी सॉलिड के ऊपर लगाएं और सॉलिड का कन्फिगरेशन चेंज हो जाए। अब कन्फिगरेशन से क्या मतलब है, अभिविन्यास से क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्योंकि बॉडी हमारी स्फेरिकल होगी तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। उस बॉडी की लेंथ, जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। तो बॉडी का शेप, साइज
और वॉल्यूम, यानी उसकी आकृति भी बदल सकती है, शेप भी बदल सकता है। तो आप जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, मतलब उसका अभिविन्यास बदल जाए, अभिविन्यास में उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है, उसका वॉल्यूम बदल सकता है, अगर ऐसा हो जाता है देन दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ए फोर्स बाय विच configuration of body is changed is called deforming force। यानी ऐसे बल जिनकी वजह से उस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, मतलब अभिविन्यास चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उस बल को हम लोग विरूपक बल बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा स्ट्रेस, प्रतिबल। वही वाला स्ट्रेस है जो आप फील करते हो, ऐसे सॉलिड बॉडी भी स्ट्रेस फील करती है। देखिए हम लोग अभी यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हालांकि इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता जो है वो गैसों में भी होती है स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर भी होती है, लेकिन उनके बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स कम है। इसका मतलब उनमें इलास्टिसिटी तो होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। अभी प्रत्यास्थता के ऊपर आएंगे, इलास्टिसिटी के ऊपर आऊँगा मैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। सॉलिड्स में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ हम लोग जो स्टडी करेंगे सॉलिड्स को स्टडी करेंगे कि सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी किस तरीके से बदलती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस यानी प्रतिबल की। प्रतिबल क्या होता है? देखिए स्ट्रेस, जैसे हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करती है। स्ट्रेस का मतलब हम लोग एक अंदर से फोर्स फील कर रहे हैं, जो हमें फील हो रहा है। हम लोग एक अंदर से तनाव उत्पन्न करते हैं, तनाव मतलब फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स, तो हम लोग एक अंदर से फील फोर्स करते हैं, वो ही उसका स्ट्रेस होता है। ऐसे ही जब भी कोई बॉडी अपने अंदर से एक फोर्स फील करे तो वो बॉडी का स्ट्रेस है। ठीक है, तो प्रतिबल है। प्रतिबल का मतलब जो लगाए गए बल के विरुद्ध, मतलब बॉडी अंदर से जो फोर्स फील कर रही है वो बॉडी का स्ट्रेस होता है। अब ये क्यों होता है, देखिए ध्यान से। आप जब किसी बॉडी पर, अब मैं ये बॉडी ऐसे दिखा देता हूं आपको, ठीक है, यानी इसके अंदर ये एटम्स आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, ये बीच में आकर्षण बल है, इन्होंने बना रखा है अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रहा होगा आपको इस तरीके। अब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो स्टूडेंट, बाहर से बल लगा रहे हो। फोर्स लगाने से आप, जैसे यहां फोर्स लगा तो ये मॉलिक्यूल, जो यहां के मॉलिक्यूल है, ये डिस्टर्ब होंगे। ये डिस्टर्ब होंगे, अपनी मेन पोजीशन से हटेंगे। अब ये मेन पोजीशन से फोर्स हटेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने यहाँ फोर्स लगाया, ये मॉलिक्यूल हटके यहाँ आ गया, डिस्प्लेस हो गया। अब ये वाला जो आकर्षण बल था जिसने इसको बांध के रखा था, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये इसको यहीं रखना चाहता है। सही है, आप जितना फोर्स लगाएंगे वो अपनी तरफ उसको उतनी जोर से खींचेगा। अगर आप ये जो बल बाहर से लगा रहे हैं इस फोर्स से ज़्यादा लगा देंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। नहीं, अगर आप इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इनके बीच में लगने वाले फोर्स से कम रखते हैं तो क्या होगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। कब? जैसे ही आप बाह्य बल को छोड़ोगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही छोड़ोगे, ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस ले आएगा, क्योंकि इसने उसको क्या लगा रखा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है, ये अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब होता है। ये डिस्टर्ब होता है तो ये वाला मॉलिक्यूल, पहले तो उसको कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब फिक्स अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अब ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ तो ये चाहता था कि यहां रहे, लेकिन अगर कोई बाह्य बल उसको डिस्टर्ब करेगा तो ये तो अपनी तरफ यहीं लेके आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फोर्स इतना था, ये फोर्स कितना था कि ये मॉलिक्यूल यहां रह पाए। समझ गए? तो ये जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो ये डिस्प्लेस तो होगा, बट ये वाला फोर्स इतना है कि मॉलिक्यूल यहां रह पाए। समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर आप बाह्य फोर्स इतना कम लगाएं कि ये फोर्स इसको वापस वहीं ला पाए,
तब तो ये बॉडी यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, इस फोर्स से ज़्यादा लगा दिया, तो ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। तो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, स्ट्रेस क्या है। देखिए, यानी जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब होने से ये इसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, इसको यहीं लाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब आप जैसे ही बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बॉडी के अंदर भी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे लगाए गए फोर्स के विरुद्ध कार्य करेंगे, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी इसको यहां लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, तो अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी स्ट्रेस फील हो गई, यानी बॉडी के अंदर से एक फोर्स फील करने लग गई, तो इसका मतलब बॉडी स्ट्रेस फील करने लग जाएगी। ठीक है, तो अब आप बात समझिए, आपने मान लीजिए बॉडी के इस एरिया पे फोर्स लगाया, इस क्षेत्रफल पे फोर्स लगाया, इतने से एरिया, तो स्ट्रेस तो यही आएगा ना, पूरे बॉडी पे थोड़ी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेस क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर जितना आप फोर्स लगाते हो, अंदर से जितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस का मतलब मैंने क्या बताया, क्योंकि आपने इस एरिया पर फोर्स लगाया, स्ट्रेस का मतलब मैंने बताया बॉडी अंदर से जितना फोर्स फील करती है। तो पर यूनिट एरिया पर जितना नेट फोर्स अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कौन सा फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जितने रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से प्रोड्यूस हो जाएंगे, वही बॉडी का क्या है, स्ट्रेस होता है। आप इस एरिया पर आएगा वो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्ट्रेस क्या होगा, इस एरिया पे लगेगा, अंदर से लगेगा ना, यहां जहां आपने फोर्स लगाया उसी एरिया पे लगेगा। तो पर यूनिट एरिया पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गया है, कितना प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो गया है एकांक क्षेत्रफल पर, वही हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस सपोज कर रहे हैं, लेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स F is applied on any body, then stress क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल बटे में क्षेत्रफल, एरिया। बट ये एरिया कौन सा आएगा स्टूडेंट, जिस एरिया पे आपने फोर्स लगाया, ये पूरा नहीं। जैसे ये स्फीयर है, तो आपने तो सिर्फ इतने से, स्फीयर के छोटे से भाग पे आपने फोर्स लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, प्रत्यानयन बल बटे में क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ जी। देन अब हमारे पास, अगर हम लोग ये बोलें स्टूडेंट कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही अंदर भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आप उस फोर्स को छोड़ोगे, जो आपने बल लगाया उसको छोड़ोगे, तो बॉडी कहाँ आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं। कब होते हैं, जब बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है। जब बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तब ये स्थिति नहीं होगी। तो हम लोग उन्हीं बॉडीज की बात करेंगे जिसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ मान सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बात स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, यदि वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ है, देन हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर से प्रोड्यूस होंगे, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल मतलब जो लगाए गए बल के विरुद्ध उत्पन्न होंगे, अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिस्टोर हो रहे हैं। आपके फोर्स लगाया फिर बने हैं, पहले नहीं थे, आपने फोर्स लगाया फिर बने हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गए, रिस्टोर हो रहे हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। प्रत्यानयन बल बराबर लगाया गया बल होगा। तब उस केस में स्ट्रेस क्या बन जाएगा, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी प्रतिबल बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया। यानी आप सीधा इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। स्टूडेंट आपको ये अंदर कितने फोर्स लग रहे हैं ये फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपने कितना फोर्स लगाया, ये आप लोगों को पता है।
आपने कितना फोर्स लगाया है ये आपको पता है, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आएगा। एरिया मतलब कितनी जगह पे आपने लगाया, कितना फोर्स लगाया, ये आपको पता होगा तो बॉडी में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हम लोग स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब स्ट्रेस मेनली दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के टाइप बन जाएंगे। आप पूछेंगे सर टाइप क्यों बने? टाइप इसलिए बने स्टूडेंट कि आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिएगा टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल दो प्रकार का होता है। पहला बात कर रहा हूं नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप किसी बॉडी पर, किसी एरिया पर नॉर्मल फोर्स लगाएं तो बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। आप पूछेंगे कैसे सर? देखिए ध्यान से। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से कोई वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, बेलनाकार तार है, स्टूडेंट जब आप इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, ये आपका एरिया ए है, मान लीजिए ये वायर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, आप इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। अब ये कैसे लगाएंगे? देखिए ध्यान से, ये एरिया है, इस पे ऐसे आपने इसको पकड़ के यहाँ पर एक हैंगर लिया, उस हैंगर के अंदर यहाँ वेट रख दिया। वेट लगने से mg कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, इस एरिया पर फोर्स लगेगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे बॉडी का लेंथ बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट? जो यहां के मॉलिक्यूल हैं, इस बात को समझे, जो यहां के मॉलिक्यूल है वो तो नीचे खींचेंगे। अब पीछे वाले मॉलिक्यूल कहां रखना चाहते थे? वो तो इन मॉलिक्यूल को यहीं रखना चाहते थे। यानी जो पीछे वाले अणु हैं उसके ऊपर वापस बल लगाना स्टार्ट कर देंगे, उसके ऊपर अंदर की ओर एक फोर्स लगाना स्टार्ट, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेंगे? इसी एरिया पे तो लगेंगे। इसी एरिया पे रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप फोर्स लगाते हो तो यहां जो मॉलिक्यूल हैं ये पीछे की ओर एक और फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे जो इसको वापस लाने की कोशिश कर। यहां अभी हम कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु की बात कर रहे हैं, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही अंदर जो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बता देता हूं, प्रत्यास्थता की डेफिनेशन बता देता हूं। इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी बॉडी का एक प्रॉपर्टी हो गया। फिर मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। इलास्टिसिटी बॉडी का एक प्रॉपर्टी हो गया, प्रत्यास्थता वस्तु का एक गुण हो गया, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है? बॉडी पर जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही है, वापिस आ रही है, तो बॉडी के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को उसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता बोलते हैं। अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका मतलब वो बॉडी कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगी। अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, जो कि रियल में ऐसा ही होता है, कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती है, ठीक है, तो एग्जैक्टली अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ सकती है, तो 100% कभी भी नहीं आ सकती, तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकती। तो इलास्टिसिटी वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि बॉडी जो है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है, उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल किसको बोलेंगे? तो मैंने बोला जैसे आप फोर्स लगाओगे अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? प्रत्यानयन बल। तो आप स्ट्रेस तो जानते हो, स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। अब आपको पता है हम लोग बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक मान के ही चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? परफेक्टली इलास्टिक मान के चलते हैं, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होंगे? अप्लाइड फोर्स के। यानी
जितना आप फोर्स लगाओगे उतने अंदर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे उस फोर्स को छोड़ोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स और अंदर प्रोड्यूस होने वाले फोर्स ये इक्वल है। तो यहां तक की बात समझ में आ रहा है। तो अब जो स्ट्रेस होगा उसका नेम बदल देंगे, बस उसका नेम नॉर्मल स्ट्रेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स नॉर्मल लगाया है, लंबवत लगाया है। एरिया के जब भी लंबवत फोर्स लगेगा तब भी स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन उस स्ट्रेस का नाम हम लोग उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। व्हेन नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड on any area, then produced stress is called normal stress. then normal stress क्या होना चाहिए स्टूडेंट? हमारे इसी केस की बात करें तो स्ट्रेस वही अप्लाइड फोर्स अपन में एरिया। आपका फोर्स कितना है और आपका एरिया कितना है, फोर्स कितना है और एरिया बड़ा होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, जितना एरिया। दूसरा टाइप इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट? दूसरा टाइप होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल में भी आगे दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल के अंदर भी दो टाइप हो सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल क्यों हो सकता है? तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, इसके दो टाइप हो सकते हैं। तनन का मतलब क्या? नॉर्मल स्ट्रेस लिखना चाहें, देयर आर टू टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा आएगा स्टूडेंट? पहला स्ट्रेस कौन सा होगा बताएं? टेंसाइल स्ट्रेस की मैं बात करता हूं, तनन प्रतिबल की बात कर रहा हूं। अगर आप बॉडी पे ये नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है तो इसका मतलब फोर्स तो नॉर्मल ही लगेगा। अगर आप बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाएं और बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो, नॉर्मल फोर्स लगाएं, लेंथ इंक्रीज हो, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि तभी भी तो अंदर तो फोर्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। यानी ये नॉर्मल स्ट्रेस तो है बट टेंसाइल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? इफ नॉर्मल फोर्स is applied on body and length of body is changed, then produce stress is called टेंसाइल स्ट्रेस। तब उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल, यानी जब किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर अविलंबवत बाहर की ओर बल लगाएं, ठीक है, यानी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ इज इंक्रीज लिख लीजिएगा, सॉरी, बढ़ जाती है, तब जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू भी तो वही होगी जो हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना एरिया है। ठीक है। सेकंड, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल। ये कौन सा स्ट्रेस होता है स्टूडेंट? आप जब किसी बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगाएं, उसके एरिया पर नॉर्मल फोर्स लगाएं, बट उससे बॉडी का लेंथ डिक्रीज हो जाए, यानी सारा डेफिनेशन सेम रहेगा। इफ नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इफ लेंथ ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड, देन प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस की जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स अपॉन में एरिया, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेंजेंशियल, इसका दूसरा टाइप। अभी फर्स्ट टाइप देखा था, इसका दूसरा टाइप हम लोग बात कर लेते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस।
इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शी प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोल सकते हो। अगर आप किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगेगा? देखिए ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये क्यूबिकल बॉडी है, घनाकार वस्तु है, इस पे आप इस तरीके से फोर्स लगाएं, खींचें इसको, इसका नीचे वाला फेस, नीचे वाला जो तल है उसको स्थिर कर दें, यानी ये फेविकोल से चिपका दें, ये हिलना नहीं चाहिए, और आप सिर्फ ऊपर वाले फोर्स पे, ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाएं, तो ये कैसा फोर्स बन जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। या एक और एग्जांपल समझे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है, ये वायर है, इसके ऊपर आपने यहाँ सारे नट बोल्ट लगा दिए, इसको कस दिया यहाँ से, और इधर आपने क्या किया? एक पुली लगा दी, इस साइड में क्या लगा दी? पुली लगा दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पुली के ऊपर थ्रेड लपेट दिया, धागा लपेट दिया, थ्रेड लपेट के उसके साथ में हैंगर लटका दिया, हैंगर के नीचे वेट रखोगे आप, जैसे वेट रखोगे स्टूडेंट, पुली ऐसे घूमेगी। समझ में आ रहा है? अब जो इस एरिया पे, यहाँ ये वाला एरिया है, इस एरिया पे जो फोर्स लगा स्टूडेंट, वो टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा, स्पर्शी प्रतिबल बन जाएगा, स्पर्शी बल बन जाएगा। अब देखो, जब भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल तो डिस्टर्ब होंगे, ये तो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेंगे, यानी इधर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फिर रिस्टोरिंग फोर्स तो फिर भी प्रोड्यूस होंगे। जहां भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब वहां क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। समझ में आ रही होगी बात आपको? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे आएगा? देखें ध्यान से। तो सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, वो इस तरीके से है, मैं क्यूबॉइड मान लेता हूं, एक षटफलक मान रहा हूं, इसका ये सिरा, ये फेस, ये तल फिक्स कर दिया, आप स्थिर कर दिया, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया स्टूडेंट। इससे क्या होगा? इससे इसका शेप चेंज होगा, बॉडी का ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगी, बॉडी न्यू शेप ले लेगी। समझ में आ रहा है? चलो मैं पॉइंट दे देता हूं इसको, ABCD PQRS। अब आपने A ले लिया तो इसको A डैश ले लेता हूं, इसका एरिया A डैश ले लेता हूं। आपने सिर्फ इस एरिया पे फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इसको स्थिर कर लिया, इससे इसका शेप चेंज होगा। अब यहाँ वाले मॉलिक्यूल तो डिस्टर्ब हो गए ना, वो इधर आने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या लगाएंगे? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, अंदर की ओर क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हो गया, तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो कैसा स्ट्रेस बन जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, इफ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, टेंजेंशियल फोर्स is applied on any area of body, then this stress is called produced stress is called टेंजेंशियल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट? टेंजेंशियल स्ट्रेस नाम देंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया, बट ये फोर्स कौन सा होएगा? ये वाला। अब एरिया कौन सा होएगा? A डैश। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। एरिया कौन, जिस एरिया पे फोर्स लगता है सिर्फ वही आएगा नीचे, तो इस स्ट्रेस को हम लोग क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होंगे वो किसके इक्वल होंगे? जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को आप परफेक्टली इलास्टिक मान के चल रहे हो। ठीक है, तो ये फोर्स अपॉन में एरिया, यानी फोर्स अपॉन में A डैश आ जाएगा। तो ये स्ट्रेस के टाइप हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेन।